चलिए लास्ट टर्न पे अपन ने ये वाला चैप्टर जिसका नाम था जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर स्टार्टअप कर दिया था। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक अपन ने लास्ट टर्न पे कंप्लीट किए थे। आज अपन उससे अगले टॉपिक पे चलने वाले हैं। लास्ट टर्न पे अपन ने इस चैप्टर के 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है उसको अपन ने समझा था, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है उसको अपन ने समझा था। और उसके अलावा कुछ विशेष कमेटियां बनी हुई है जो इस जनन स्वास्थ्य से समाज के अंदर जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। वो कमेटी कौन सी है, उसका गठन कब हुआ, उसका वर्तमान में क्या नाम है, ये सारी पॉइंटों को अपन ने डिस्कस किया था। इसके अलावा एक छोटी सी क्रिया थी जिसका उपयोग आज से कुछ समय पहले मेडिकल टर्म्स में किया जाता है, जिसका नाम था एमिनोसेंटेसिस। एमिनोसेंटेसिस क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, अपन ने ये सारा लास्ट टर्न पे कंप्लीट किया था। और उसके बाद अपन ने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था जनसंख्या एवं जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन एवं पॉपुलेशन कंट्रोल। आज विश्व की जनसंख्या हो या इंडिया की जनसंख्या, वो तेजी से बढ़ रही है और उसको कंट्रोल करने का दायित्व कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट का है और हम सब का है। तो वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसी से रिलेटेड अपना तीसरे टॉपिक को अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक जो ये चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो मेन उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर ही घूमता है, क्योंकि इस टॉपिक का पहला उद्देश्य है कि इंडिया की बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करना। और कंट्रोल करने में जो सबसे पहला टॉपिक अपना जो स्टार्ट हो रहा है वो है गर्भ निरोधक विधियां। ये विधियों का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने नाम पढ़ना गर्भ निरोधक विधियां, यानी गर्भ को रोकने वाली, यानी प्रेगनेंसी को रोकने वाली विधियों को कहीं ना कहीं अपन यहाँ पे पढ़ने वाले। ये विधियां क्या करेगी समझना, पहले इसके यूजेस को समझते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके मीन को समझते हैं। ये विधियां आखिरकार काम आने वाली क्या है, इसका यूजेस क्या है। गर्भ निरोधक विधियां, जैसे अपन देखते हैं कि मेल और फीमेल, मेल के वेजाइना को फीमेल, मेल के पेनिस को फीमेल के वेजाइना के अंदर इंटर करने की जो क्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, मैथुन कहते हैं। अब जो दंपति हैं, जो कपल्स हैं, वो मैथुन की क्रिया तो करना चाहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये वाली विधि सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, जिसमें वो मैथुन की क्रिया तो कर सकते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन से या प्रेगनेंसी से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये कौन कौन सी विधियां हैं जो मैथुन को तो बाधित नहीं करती हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन को या प्रेगनेंसी को बाधित करती हैं, तो उन्हीं विधियों को अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब तुम्हें पता है कि इसको डिस्कस करने से पहले, जैसे तुम नीट के एस्पिरेंट हो कि नहीं हो, सारे हो के नहीं हो रे, नाम के ही हो पर हो तो सही ना। जो 22 लाख का हिस्सा उसमें से एक हिस्सा तुम भी हो ना। इस साल तो वैसे 6-7 तो हो ना, समझोगे नहीं, और बाकी अगले साल हो जाओगे। अब समझना यहाँ पे जो तुम्हारी लाइफ के अंदर जो लाइफ चेंजिंग जो वर्ड है वो तुम्हारे लाइफ में कौन सा है, कौन सा है, सुना ही नहीं दिया मेरे को। यानी तुम्हारे जो नीट के एग्जाम के अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है वो सब्जेक्ट कौन सा है, जीव विज्ञान, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। और बायोलॉजी का पहला वर्ड कौन सा होता है, बी। यानी बी तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो बी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा। आवाज सुनाई नहीं दे रही है, होगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरे को, ठीक है। और अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो, जो नीट एस्पिरेंट नहीं है, जो डॉक्टर बनना जिसका सपना नहीं है, उसके लिए हो सकता है बी इंपॉर्टेंट नहीं हो, ठीक है। अब बात करते हैं उसी टॉपिक से, उसी वर्ड से अपन स्टार्ट करते हैं कि जैसे बहुत सारी गर्भ निरोधक विधियां होगी, लेकिन उसमें से बेस्ट कौन सी है, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रयुक्त कौन सी है। और प्रयुक्त होने के लिए, बेस्ट होने के लिए कुछ यूनिक पॉइंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कि ऐसे ही मन बड़े जिसको बेस्ट बना दोगे, कुछ बेस्ट पॉइंट होने चाहिए। तो वो बेस्ट पॉइंट कौन से हैं जो किसी भी गर्भ निरोधक को बेस्ट बनाती है, उन्हीं पॉइंट को अपन समझते हैं। सबसे पहले कि तुम्हें पूछा जा सकता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ गर्भ निरोधक विधि कौन सी हो सकती है, तो उसमें से ये पॉइंट जिसमें भी होंगे वो विधि क्या होगी,
सबसे श्रेष्ठ गर्भ निरोधक विधि होगी। समझ में आ रही है बात मेरी? अब देखो इसमें बेस्ट पॉइंट कौन से, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। जैसे मान लो तुम कोई भी गर्भ निरोधक विधि को इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका पता किसी और को नहीं चलना चाहिए। जैसे मान लो एक कपल है, यानी उनकी जो अपन कहते हैं ना गोपनीयता, ठीक है ना, गुप्त रहनी चाहिए, जो रहस्य है वो गुप्त रहना चाहिए। मान लो मेल और फीमेल है, इनको मैथुन करना है और मैथुन करने के लिए वो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, और प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए उनको जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं वो यूज़ करने के लिए अगर किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी तो गोपनीयता बनी रहेगी क्या? नहीं। इसीलिए इन इंस्ट्रूमेंट को खुद यूज़ करने के वाले हो तो ये ज़्यादा बेटर होंगे कि नहीं होंगे? तो पहला पॉइंट अपन ने क्या लिखा है, क्या होने चाहिए? यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। समझ में आ रही है बात मेरी? यानी क्या बनी रहनी चाहिए? गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। आगे ही बात समझ में? किसी को दिक्कत हो बोल देना पहले पॉइंट में। देखो फिर से सुनो, मान लो एक कपल है, एक मेल है और दूसरी फीमेल है, इनको मैथुन का प्रोसेस करना है लेकिन इनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। आ रही है बात समझ में क्या? अब इनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए लेकिन मैथुन करना है तो उन्हें कौन सी विधि यूज करनी पड़ेगी? गर्भ निरोधक विधि यूज करनी पड़ेगी। और गर्भ निरोधक विधि यूज करेंगे और उस विधि को उपयोग करने के लिए अगर उनको दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी तो गोपनीयता बनी रहेगी क्या? नहीं बनी रहेगी। समझ में आ रही है? तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो खुद यूज करने लायक हो। जैसे इंस्ट्रक्शन होता है कि नहीं, पेन है तो पेन तुम्हें लिखने के लिए यूज करते हो कि नहीं करते हो? अब तुम्हें पेन यूज करनी आती है कि नहीं? ऑटोमेटिकली तुम खुद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब तुम पेन लेके आगे मार्केट से, लेकिन तुम्हें यूज नहीं करना आता है तो तुम किसी दूसरे की सलाह लोगे कि नहीं लोगे कि कैसे यूज करते हैं बताओ? समझो नहीं? तो यहाँ पर भी जो इंस्ट्रक्शन है, जो विधि है उसके अंदर होने चाहिए ताकि वो खुद अपने आप यूज कर सके। समझ में आया पहला पॉइंट? तो ये लिखा गोपनीयता बनी रहे। दूसरा, इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? उसका प्रभाव होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि मार्केट से एक बुक खरीदना, ठीक है ना, कि MTG फिंगरप्रिंटिंग, और तुमने बुक खरीद भी ली और उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया। जैसे अपन नीट एस्पिरेंट है और मैं तुम्हें बोलता हूँ बायोलॉजी में एक बुक तुम्हें सजेस्ट की जाती है हमेशा, वो है NCERT, और मैं तुम्हें बोल दूँ कि NCERT तुम्हें पढ़नी है और तुमने मार्केट से NCERT खरीद भी ली और पूरी डिटेल से पढ़ भी ली, एक एक लाइन तुम्हें उसकी याद है, लेकिन उसमें से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या वो NCERT तुम्हारे लिए इफेक्टिव थी क्या? क्या उसका इफेक्ट कुछ काम आया पड़ा हुआ? नहीं। तो जो चीज यूज कर रहे हैं उसका इफेक्ट भी होना चाहिए। मान लो ये दंपति है, इन्होंने कोई भी गर्भ निरोधक विधि का इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी वो क्या हो गई? फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या इसकी इफेक्टिवनेस दिखी क्या? नहीं। तो इफेक्टिवनेस होना कंपल्सरी है। समझ गए? अगर वो इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली, आसानी से गोपनीयता बनी रहती है, आसानी से तुम उसका यूज कर सकते हो, लेकिन प्रेगनेंसी को नहीं रोकती, तो क्या वो तुम्हारे काम की है क्या? नहीं। तो पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा? क्या बनी रहनी चाहिए? गोपनीयता। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा? इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। समझ गए? किसी को दिक्कत है 2 पॉइंट में? तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, कैसी होनी चाहिए? इजीली अवेलेबल। अब मैंने तुम्हें बोल दिया कि NCERT तुम्हें मार्केट से खरीदनी है और मार्केट में यहाँ मिलती नहीं है। बालोतरा गए, बालोतरा में मिलती नहीं है। जोधपुर गए, जोधपुर में नहीं मिलती, ठीक है ना। मैंने कहा बहुत अच्छी बुक है, उसमें से तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे 90 क्वेश्चन तो पक्के आएंगे ही, ठीक है, 100 में से 90 क्वेश्चन पक्के आएंगे। अब तुम रोते फिर रहे हो इधर उधर बुक के लिए और तुम्हें वो मिल ही नहीं रही है। समझोगे नहीं? वो किस्मत खराब है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो मार्केट से घर से निकले ही नहीं, सर मिल ही नहीं रही है, मिलती नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है ना, जैसे बहाने बनाते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। समझ गई बात मेरी? तो सर मेरे पास तो है। तेरा थोड़ी कह रहा हूँ तो मैं। अब देखो यहाँ पे, अब मान लो तो वो बुक क्या तुम्हारे काम की है क्या? अगर इजीली नहीं मिलेगी तो वो तुम्हारे काम की है कुछ? कितनी भी अच्छी होगी तो अभी क्या काम की है क्या? तो यहाँ पर जो भी मेथड्स हैं वो आसानी से मिलेंगे तभी काम के होंगे क्या? तो क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। समझ गए बात मेरी? चौथे पॉइंट की अपन बात करते हैं। कौन सा पॉइंट है? चौथा। अब मान लो मैंने बोल दिया बुक है, बहुत अच्छी बुक है और उसमें से नीट में क्वेश्चन आएंगे पक्के, और मैंने तुम्हें रेट बता दी 5 लाख रुपए, क्या खरीदोगे क्या? नहीं। खरीदोगे क्या? आवाज नहीं आई क्या? नहीं।
खरीदनी हो तो मेरे पास आ सकते हो, ठीक है। किसी को खरीदनी हो तो 5 लाख की बुक पड़ी है मेरे पास। क्या? और पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 90 क्वेश्चन तुम्हारे उसमें से टपकेंगे। क्या? डेमो के लिए नहीं, पहले डेमो देखने के भी 1 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है ना, समझ गया। डेमो भी दिखा दूंगा मैं 1 लाख में दे दूंगी। समझ गए बात मेरी। तो इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए? जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा यूजेबल है कि नहीं? अरे तो समझ में आई बात। कितने पॉइंट बताए मैंने? 4। पहली क्या होनी चाहिए? गोपनीयता होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। तीसरा कौन सा होना चाहिए रे? इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। और चौथा क्या है रे? कॉस्ट क्या होनी चाहिए? मूल्य क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझ गए? 4 पॉइंट में किसी को दिक्कत है रे? दिक्कत है क्या? अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये वाला पॉइंट कि मान लो तुमने वो इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया लेकिन उससे तुम मैथुन की क्रिया नहीं कर पा रहे हो। मैथुन नहीं होगा तो क्या इसका कार्य पूरा हो पाएगा क्या जो सोचा उसने? तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या काम का है क्या? तो इंस्ट्रूमेंट से उसकी मैथुन क्रिया तो होनी चाहिए, लेकिन कौन सी क्रिया बाधित होनी चाहिए? प्रेगनेंसी या सगर्भता या फर्टिलाइजेशन बाधित होना चाहिए। समझ गए बात मेरी। और जो साइड इफेक्ट है, मान लो तुमने ले ली टैबलेट, मैंने बोला कि ये टैबलेट लोगे तो मैथुन तो हो जाएगा लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट हो गए, तुम्हारे बॉडी पे लाल लाल डॉटेड हो गए, बॉडी पर रोग हो गया कोई न कोई, तो क्या वो टैबलेट तुम्हारे काम की है क्या? नहीं। बस यही चीज़ें हैं कि जो भी सबसे बेस्ट तुम्हारी गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होंगे उसमें ये 6 पॉइंट नहीं होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? गोपनीयता होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। तीसरा कौन सा होना चाहिए? इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। चौथा कौन सा है? कॉस्ट बहुत मूल्य वो क्या होना चाहिए? कम। 5वां पॉइंट क्या होना चाहिए? मैथुन क्रिया इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए। और 6वां पॉइंट कौन सा है? साइड इफेक्ट क्या होने चाहिए? बहुत कम होने चाहिए। समझ गए यहाँ तक? किसी को दिक्कत है? ये जो भी अपन कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ेंगे उसमें से जिसमें भी ये पॉइंट होंगे वो सबसे उत्तम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा। समझ गए बात यहाँ तक? किसी को दिक्कत हो तो बोलना पहले। है किसी को दिक्कत? अब बात करते हैं। अब तो अपन ने देख लिया, बी को समझ लिया, ठीक है ना, बी की बात कर ली, तो अब तुम अपना टॉपिक स्टार्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं कि नहीं लेते रे? अब बी का नाम ले लिया, चलो भगवान को अपन ने क्या कर दिया? खुश कर दिया। अब बात किसकी करते हैं? इनके मेथड्स की, यानी इनकी विधियों की। और कितनी विधि पढ़नी है टोटल तुम्हें? 4। पहली विधि का नाम क्या होगा? प्राकृतिक यानी नेचुरल मेथड। दूसरा रोध विधि यानी बैरियर, ठीक है। तीसरा कौन सा है? रासायनिक यानी केमिकल। और चौथा शरीय विधि यानी सर्जिकल मेथड। तो टोटल कितने मेथड्स हैं? 4। पहला मेथड कौन सा है? प्राकृतिक विधि। दूसरी रोध या बैरियर मेथड। तीसरा रासायनिक या केमिकल। और चौथा शरीय या सर्जिकल। समझ गए यहाँ तक? किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो यहाँ पर प्राकृतिक मेथड के अंदर कितनी विधियों की बात करनी ये भी अपन पढ़ लेते हैं। तो टोटल कितनी विधियां पढ़नी है तुम्हें? 3। पहली कौन सी है? बाह्य रसकलन। दूसरी आवधिक संयम। तीसरी स्तनपान अनावर्तन। समझ गए बात यहाँ तक? लर्न करनी है अभी तक, समझेंगे अपन थोड़ी देर से, ठीक है। तो प्राकृतिक विधियों में कितनी विधियों की बात करनी है? 3। पहली कौन सी है? बाह्य रसकलन। दूसरी आवधिक संयम। और तीसरी स्तनपान अनावर्तन। समझ गए? अब देखो यहाँ पे रोध विधि में कितनी की बात करनी है? 3। पहला कौन सा होगा? निरोध या कंडोम। दूसरी बात करें किस कौन सा होगा? डायफ्राम। और तीसरी दूसरी कौन सी होगी? डायफ्राम। तीसरा कौन सा होगा? सर्विकल कैप और वॉल्ट। तो कितने मेथड्स है इसके अंदर? 3। पहला कौन सा होगा? निरोध या कंडोम। दूसरा कौन सा होगा? डायफ्राम। तीसरा कौन सा होगा? सर्विकल कैप या वॉल्ट। तो ये अपनी दूसरा मेथड होगा। तीसरे मेथड की बात करें, तीसरे मेथड का नाम क्या होगा? रासायनिक विधि या केमिकल मेथड। इसके अंदर कितनी बात करनी है? 3। पहली कौन सी होगी? गोलियां या टैबलेट्स। दूसरी कौन सी होगी? अंतर्गर्भाशय युक्ति, जिसे अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। और तीसरी कौन सी होगी? अंतरोप या इम्प्लांट।
तो 3 मेथड है। पहला कौन सा होगा रासायनिक के अंदर? गोलियां। दूसरी कौन सी होगी? अंतर्गर्भाशय युक्ति। और तीसरा अंतरोप। चौथी विधि की बात करते हैं। चौथी विधि का नाम क्या होगा? शरीर या सर्जिकल मेथड। इसमें कितनी बात करनी है? 2। पहली कौन सी है? वासेक्टोमी और दूसरी ट्यूबेक्टोमी। समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नाम अच्छे से याद करना है। अभी तक अपन नाम पढ़ रहे हैं, इनके अंदर होता क्या है, किस तरीके के मेथड्स होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या याद होने चाहिए? नाम याद होने चाहिए। समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। तो मेथड्स कितने हैं टोटल अपने पास? 4 में पहला कौन सा है? प्राकृतिक विधि। दूसरा कौन सा है? रोध विधि। तीसरी रासायनिक विधि। और चौथी शरीर या सर्जिकल मेथड। पहली की बात करते हैं। पहली विधि कौन सी थी? प्राकृतिक। प्राकृतिक में कितने नाम याद करने तुम्हें? 3 में पहला कौन सा है? बाह्य रसकलन। दूसरा आवधिक संयम। और तीसरा स्तनपान अनावर्तन। दूसरी विधि का नाम क्या था? रोध या बैरियर। बैरियर के अंदर कितनी विधियों की बात करनी है? 3। पहली कौन सी है? निरोध या कंडोम। दूसरी बात कौन सी है? डायफ्राम। और तीसरी सर्विकल कैप। और कौन सी है? एक वॉल्ट। इसके बाद तीसरे मेथड की बात करते हैं। तीसरा मेथड कौन सा था? रासायनिक। रासायनिक के अंदर कितनी बात करनी है? 3। 3 में पहला कौन सा था? गोलियां या टैबलेट। दूसरा कौन सा था? कौन सी? अंतर्गर्भाशय युक्ति, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? आईयूडी। और तीसरा मेथड कौन सा था? कौन सा? अंतरोप, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इम्प्लांट। इसके बाद चौथे मेथड की बात करते हैं। चौथा मेथड कौन सा था? शरीर मेथड में कितनी बातें करनी है? 2। पहली कौन सी है? वासेक्टोमी। और दूसरी ट्यूबेक्टोमी। अब देखते हैं अपन पहले मेथड पे चलते हैं। पहले मेथड का नाम क्या है? प्राकृतिक विधि। और प्राकृतिक विधि में तुम्हें कोई भी इंस्ट्रूमेंट मार्केट से खरीदना नहीं है। कोई भी रुपया भी, 1 रुपया भी मार्केट से खरीदना नहीं है। यानी तुम्हारी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगेगा। कोई चीज़ तुम्हें मार्केट से खरीदनी नहीं है। केवल और केवल तुम्हें क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, जो तुम्हारे पास है क्या? ठीक है। तो इस विधि को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें किसकी आवश्यकता होगी? नॉलेज या जानकारी की आवश्यकता होगी। किसका नॉलेज? इसका। किसका? बॉडी का। ठीक है। किसका नॉलेज होना चाहिए? इसके बारे में नहीं, तुम्हें किसका नॉलेज होना चाहिए? खुद की बॉडी का। और खुद की बॉडी का नॉलेज है तो तुम इस विधि को यूज कर सकते हो। समझ गए बात मेरी? तो खुद की बॉडी को जानना है तुम्हें इस टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं करना। और अगर तुम्हें खुद की बॉडी के बारे में नॉलेज है तो तुम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो यही मैंने लिखा, देखो, यूज द वर्किंग ऑफ बॉडी नॉलेज। और बॉडी नॉलेज है तुम्हारे पास, बी का नॉलेज है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। अब समझ गए बात मेरी? तो तुम्हें किसका नॉलेज लेना है? बी का, यानी बॉडी का। अब बात करो, जहां पर बी का यूज करोगे वहां पैसे लगेंगे क्या? नहीं। वहां क्या बाहर से कुछ खरीदना पड़ेगा क्या? नहीं। समझ गए? वहां पर कोई साइड इफेक्ट होंगे? कोई एलर्जी दिखेगी तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। फ्री माइंड काम कर सकते हो। ठीक है ना? तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो इफेक्टिवनेस है वो क्या होगी? बहुत कम होगी। ठीक है ना? यानी प्रभाव जो होगा वो क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक है। बी का नहीं, इस विधि का। समझ गए बात मेरी? चलते हैं अपन इस विधि को समझते हैं। ठीक है। तो कॉमन पॉइंट याद रखने हैं कि इसमें इस विधि के लिए तुम्हें बॉडी की जानकारी, शरीर की जानकारी होनी चाहिए। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट है, इसके प्रभावी होने का, यानी प्रेगनेंसी को रोकने की जो दर है वो क्या है? बहुत कम है। समझ गए? यहाँ पे कितनी विधि थी बताओ? 3। प्राकृतिक विधियों में कितनी विधियां हैं? 3। पहली कौन सी थी? बाह्य रसकलन। दूसरी आवधिक संयम। तीसरी स्तनपान अनावर्तन। कुछ भी याद नहीं करना इसके अंदर, नाम याद है बस, कहानी खत्म। क्या नाम है? बाह्य रसकलन। इसका मतलब क्या होता है समझना इधर। मान लो एक मेल है और एक फीमेल है। कौन है रे? एक मेल है और दूसरा फीमेल है। अब मेल ने क्या किया? अपने पेनिस को फीमेल के वेजाइना के अंदर इंटर कर दिया, जिसे वेरिएशन, जिसे मैथुन क्रिया कहते हैं। अब मैथुन के दौरान नर के पेनिस से क्या निकलेगा? सीमन। अब क्या होगा? इसको बॉडी का नॉलेज होना चाहिए। इसको पता होना चाहिए कि किस समय सीमन निकलने वाला है। उस समय उसको क्या करना पड़ेगा? फीमेल की वेजाइना से अपने पेनिस को कहाँ निकालना पड़ेगा? बाहर की तरफ। और जो सीमन आ रहा है उसको कहाँ डालोगे? फीमेल की वेजाइना के अंदर या बॉडी से बाहर निकालोगे?
देखो यहाँ पे ये मैथुन की क्रिया हो रही है, लेकिन जैसे ही सीमन निकलने वाला उसने क्या किया, अपने पेनिस को बॉडी से बाहर निकाल दिया और सीमन कहाँ सिक्रेट कर दिया, बाहर की तरफ। समझ में आ रही है बात? रसकलन का मतलब हो गया सीमन को निकालना, और सीमन को कहाँ निकालना है, बॉडी से बाहर। समझ में आ रही है बात मेरी? अगर सीमन फीमेल के वेजाइना के अंदर नहीं जाएगा तो क्या स्पर्म ओवम तक पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या? नहीं होगा। तो कौन सी क्रिया रुकेगी इसके अंदर? इसीलिए मैंने क्या लिखा है, एप क्रॉस। समझ में आ गई बात मेरी? किसी को दिक्कत है क्या? समझ में आई बात मेरी? पूछ लेते हैं, बाह्य रसकलन से कौन सी क्रिया रुकती है? अंडोत्सर्ग की, शुक्राणु निर्माण की, फर्टिलाइजेशन की, या अंतरोपण की? तो कौन सी रुकेगी? क्या सीमन के अंदर स्पर्म होंगे क्या? अरे गोचियो, सीमन के अंदर तो स्पर्म होंगे, फीमेल के वेजाइना के अंदर नहीं होंगे। क्या फीमेल अंडा बनाएगी क्या? बनाएगी रे, क्यों नहीं बनाएगी रे? बनाएगी क्या नहीं बनाएगी? लेकिन क्या दोनों आपस में जुड़ पाएंगे क्या? तो कौन सी क्रिया बाधित होगी? फर्टिलाइजेशन की। समझ में आ रही है बात क्या? किसी को दिक्कत है क्या? बाह्य रसकलन नाम याद रखना है। रसकलित किसको करना है? नर के सीमन को बॉडी के अंदर सीमन करना है कि बॉडी के बाहर करना है? बॉडी के बाहर। नाम याद है, टॉपिक खत्म, कहानी। ठीक है ना? रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर से बेस्ट है पूरा का पूरा। रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर तुम्हें आता है अच्छे से, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने, 2 मिनट का चैप्टर है। आगे चलना, आवधिक संयम। आवधिक संयम क्या होगा? आवधिक का मतलब क्या होता है तुम बताओ? एक टाइम पीरियड। संयम यानी क्या करना? कंट्रोल करना। ठीक है ना? जैसे अब तुम कर पाते हो कि नहीं, जैसे तुम नींद पे कंट्रोल नहीं कर पाते कभी कभी, ठीक है ना? कभी कभी तुम अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है ना? समझ गए बात मेरी? तो उस पर कंट्रोल करना ही क्या है? आवधिक संयम। लेकिन यहाँ पे तुम्हारी बातों पे या नींद पे कंट्रोल नहीं करना, किस पे कंट्रोल करना वही समझेंगे। जैसे तुमने आतव चक्र पढ़ा हुआ है कि आतव चक्र कितने दिन का होता है? 28 दिन का। अंडा कब बनता है? 14वें दिन। इसके 4 दिन पहले मान लेते हो और 4 दिन बाद में। इसके बीच में जैसे इससे पहले तो होगा नहीं इतना ज्यादा, तो मान लो ये 10वां दिन है और ये 17वां या 18वां दिन। इसके पहले तो अंडा बनेगा नहीं और इसके बाद भी अंडा बन नहीं सकता। समझ में आ रही है बात क्या? तो इस टाइम अगर कोई व्यक्ति मैथुन नहीं करता और इस बीच वाले टाइम में अगर मैथुन करता है तो क्या बच्चा हो सकता है क्या? समझ में आ रही है बात मेरी? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस टाइम पीरियड में ओवम बनता है और इस बाकी वाले टाइम पीरियड में ओवम नहीं बनता, और ओवम नहीं बनेगा बाकी वाले टाइम में, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? किसी को दिक्कत है क्या? तो एक विशेष टाइम पीरियड में, आवधिक यानी एक समय अवधि में क्या करना? संयम। किस पे संयम करना? मैथुन की क्रिया पर संयम करना। यानी 10वें से लेकर के 17वें दिन या 18वें दिन तक जो अनसेफ पीरियड होता है जिसमें अंडा मुक्त हो सकता है, और अंडा होगा तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और फर्टिलाइजेशन होगा तो बच्चा उत्पन्न हो सकता है। तो इस टाइम पीरियड में अगर कोई फीमेल या मेल मैथुन नहीं करता है तो वो फर्टिलाइजेशन से बच सकता है और प्रेगनेंसी से भी बच सकता है। समझ गए बात मेरी? किसी को दिक्कत है? ये कौन सी क्रिया को रोकता है? फर्टिलाइजेशन। अंडा बनने से नहीं रोका जाता है, न स्पर्म बनने को रोका जाता है। किसको रोका जाता है? फर्टिलाइजेशन को। आगे बात समझे? तीसरी बात करते हैं, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, पहले तीनों की बात कर लेते हैं। तीसरी विधि कौन सी है? स्तनपान अनावर्तन, लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है? स्तनपान अनावर्तन। जब फीमेल प्रसव हो जाता है, बच्चा धरती पर जन्म ले लेता है, उसके बाद क्या होता है? जो 6 महीने होते हैं जिसमें माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और अपन स्तन ग्रंथियां पढ़ के आ चुके कि मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? कौन सा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन किसका फॉर्मेशन करता है? मिल्क का, दुग्ध का निर्माण करता है, और दूध का निर्माण करता है ये दूसरे 2 हार्मोन्स का एंटी होता है। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन ज्यादा होंगे तो कौन से हार्मोन्स कम होंगे? LH और FHS। प्रोलैक्टिन ज्यादा हो गया, अब जैसे फीमेल बच्चे को दूध पिलाएगी तो मिल्क ज्यादा बनाना पड़ेगा कि कम बनाना पड़ेगा? ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। और ये ज्यादा होगा तो LH FHS क्या होंगे? कम। और अंडोत्सर्ग के लिए क्या चाहिए?
LH और FHS चाहिए। अगर ये हार्मोन्स नहीं होंगे तो क्या फीमेल का आतव चक्र चलेगा क्या? आतव चक्र नहीं चलेगा तो क्या अंडे का फॉर्मेशन होगा क्या? अंडे का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होना पॉसिबल है क्या? तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी क्रिया बाधित हो रही है? अंडे के निर्माण की क्रिया। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ओ को क्रॉस किया है। पहले वाली दोनों क्रिया फर्टिलाइजेशन को रोकती है और तीसरी क्रिया किसको रोकती है? ओवुलेशन को, अंडे के निर्माण को, एग के फॉर्मेशन को। समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? कितनी क्रियाएं पढ़ी अपन ने? 3। पहली कौन सी थी? बाह्य रसकलन। दूसरी कौन सी थी? आवधिक संयम। और तीसरी स्तनपान अनावर्तन। पहली बात करते हैं, बाह्य रसकलन में नर के सीमन को कहाँ डालेंगे? फीमेल के वेजाइना के अंदर या बॉडी के बाहर? बॉडी के बाहर। कौन सी क्रिया को रोकेगा? ओवुलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, स्पर्मियोजेनेसिस को, फर्टिलाइजेशन को। दूसरी क्रिया की बात करते हैं, कौन सी क्रिया है? आवधिक संयम। इसमें क्या करना पड़ेगा? कौन से दिन तक, कौन से पीरियड तक संयम यानी मैथुन की क्रिया को रोकना पड़ेगा? 10वें से 17वें दिन तक। ठीक है ना? क्या रोक करके? मैथुन की क्रिया को रोक करके फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है। तीसरी क्रिया का नाम क्या है? स्तनपान अनावर्तन। स्तनपान अनावर्तन कब होगा? प्रसव के बाद या पहले? बाद में। कब तक होगा? केवल 6 महीने तक। ऐसे नहीं तुम अब बच्चा पैदा हो गया 2-3 साल तक सोचो कि अब बच्चा पैदा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ये क्रिया केवल और केवल 6 महीने तक प्रभावी, उससे ज्यादा प्रभावी नहीं है। क्योंकि 6 महीने तक कौन से हार्मोन की सांद्रता बॉडी के अंदर ज्यादा होती है? प्रोलैक्टिन की। और प्रोलैक्टिन की सांद्रता ज्यादा होगी तो कौन से हार्मोन की मात्रा कम होगी? LH FHS। LH FHS की मात्रा कम होने से क्या आतव चक्र चलेगा क्या? आतव चक्र नहीं चलेगा तो क्या ओवुलेशन होगा क्या? तो यहाँ पर ओवुलेशन की क्रिया रुकी जाती है। और ये एक प्रकार का अस्थायी बंध्यकरण है, क्योंकि इस क्रिया में मेल भले ही मैथुन की क्रिया बार बार कर दे तो अभी बच्चा पैदा नहीं होगा। परमानेंट का मतलब होता है कि अगर तुमने ऑपरेशन करवा दिया उसके बाद मैथुन की क्रिया करते हो तो बच्चा पैदा कभी नहीं होगा, परमानेंट बंध्यकरण हो गया वो। लेकिन ये कैसा हो गया? अस्थायी। कितने महीनों तक ये केवल 6 महीनों तक। समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? पहले मेथड में किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। 6 महीने तक आतव चक्र ही नहीं आएगा। यहाँ पे आतव चक्र प्रभावी नहीं हो रहे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रभावी हो रहा था, इसीलिए मैंने ऐप पे क्रॉस किया। और वहाँ पर कौन सी क्रिया प्रभावी हो रही है? ओवुलेशन की। अंडा बन ही नहीं रहा है। समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक की अपन बात करते हैं। दूसरा टॉपिक कौन सा है? बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब क्या होता है? रोकना। ठीक है ना? किसको रोकना? चोरों को। देख सही बोला बेचारे ने। ठीक है ना? जैसे मान लो तुम्हारे में से वैसे बहुत सारे तस्कर ही बनेंगे 2-4। ठीक है ना? छोरा छोरियाँ। ठीक है ना? तो आप देखो तस्कर बनते हैं ना, तस्कर को देखा हुआ है क्या? अब वो गाड़ी लेके जाता है और बीच में पुलिस क्या करती है? नाकाबंदियाँ करती है। ठीक है? अब नाकाबंदी होगी तो क्या ये गाड़ी आगे जा पाएगी क्या? नहीं। यहाँ पर भी यही काम होगा। जैसे पुलिस बैरियर लगाती है वैसे ही बैरियर यहाँ पे लगाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे किसको रोकना है? चोर को तस्कर को, या किसको रोकना है बताओ? स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकना है। समझ रहे हो बात मेरी? वहां पर जो चोर होता है उसको पकड़ने के लिए बेरिंग की जाती है। ठीक है ना? बैरियर लगाए जाते हैं। यहाँ पर बैरियर किसके लिए लगाए जाएंगे? ताकि स्पर्म किसके पास नहीं पहुंच पाए? ओवम के पास। तो यहाँ पे बीच में बैरियर लगा दिए जाएंगे। अब ये बैरियर कैसे लगाए जाते हैं उसी को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले। ये लिखा अपने फिजिकल बैरियर बिटवीन एग एंड स्पर्म। ये कैसे बैरियर लगाए जाएंगे उसी को अपन समझते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा का पूरा। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बैरियर लगाए जा सकते हैं वो दोनों में लगाए जा सकते हैं। मेल में भी लगाए जा सकते हैं और फीमेल में भी लगाए जा सकते हैं। और मेल में जो बैरियर लगेगा वो कितने टाइप्स के होते हैं? एक टाइप का, जिसका नाम क्या होगा? कंडोम। और फीमेल के अंदर जो बैरियर होंगे वो कितने टाइप्स के होंगे? कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के। पहला कौन सा होगा? फीमेल कंडोम। दूसरा कौन सा होगा? डायफ्राम। तीसरा कौन सा होगा? सर्विकल कैप या वॉल्ट। अब समझना, सबसे पहले अपन निरोध की बात करते हैं या कंडोम की बात करते हैं। उसका क्या होता है क्या नहीं होता उसी को अपन समझते हैं।
कंडोम जो होता है वो लेटेक्स सीड का बना होता है, रबर जैसे एक सीड आती है उसके जैसा ही बना होता है, बलून जैसा ही होता है, पूरा का पूरा लेटेक्स सीड से बना होता है। और ये जो कंडोम होता है ये क्या करता है, जैसे मान लो ये मेल का पेनिस वाला पार्ट है और इस पेनिस के ऊपर ऐसे पूरी की पूरी थैली जैसी संरचना ये लगा दी जाती है। अब क्या होगा, मेल मैथुन की क्रिया कर रहा है, अपने नर के पेनिस को कहाँ डाल रहा है, फीमेल के वेजाइना के अंदर। अब जैसे ही वेजाइना के अंदर डालेगा कुछ समय के बाद इससे सीमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सीमन कहाँ रहेगा, इस पॉलीथीन के अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या ये सीमन अंदर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या? समझ में आ रही है बात मेरी? तो ये प्रोसेस किसको रोकेगा? फर्टिलाइजेशन को रोकेगा। अब दूसरी चीज देखना, क्या यहाँ पर मेल की जो इस पेनिस है इसकी स्किन और जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की स्किन है वो क्या एक दूसरे से टच होगी क्या? नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा आवरण है, बेरियर है, तो ये आपस में टच नहीं होगी। तो क्या यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने की संभावना होगी कि नहीं होगी? नहीं। क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कब होंगे, जब दोनों के लैंगिक अंग एक दूसरे के क्या हो, संपर्क में आए। क्या यहाँ पे संपर्क में आ रहे हैं क्या? नहीं आएंगे। तो क्या यहाँ पर एसटीडी रोगों से प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये जो कंडोम होते हैं ये एक काम नहीं करते, दो काम करते हैं। पहला काम क्या करता है, गर्भ निरोधक होने का वर्क करता है, यानी गर्भाशय या प्रेगनेंसी आने से क्या करता है, रोकता है। दूसरा काम क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। किससे प्रोटेक्शन करता है? एसटीडी से। समझ गए? ये जो कंडोम होते हैं केवल मेल के लिए नहीं होते, फीमेल के लिए भी होते हैं, तो वहां पर भी सेम वर्क होता है। समझ गए बात मेरी? किसी को दिक्कत है क्या? पहला क्वेश्चन बनता है, कंडोम किसके बने होते हैं? लेटेक्स सीड के बने होते हैं। दूसरे इसके फंक्शन क्या है? तो दो फंक्शन है, प्रेगनेंसी को रोकना पहला फंक्शन, और दूसरा फंक्शन क्या है, किससे सुरक्षा करना? एसटीडी रोगों से। अब दूसरी बात करते हैं अपन, अगली संरचनाओं की बात करते हैं। पहली संरचना कौन सी है? डायफ्राम। दूसरी संरचना कौन सी है? सर्विकल कैप या वॉल्ट। ये क्या होती है उसी को समझते हैं। ये एक छोटी सी ढक्कन नुमा संरचना होती है, दिख रही होगी तुम्हें, छोटी सी प्लास्टिक जैसी ढक्कन नुमा संरचना होती है। डायफ्राम का भी शेप ऐसा होता है, सर्विकल कैप का शेप भी ऐसा होता है और वॉल्ट का शेप भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस ढक्कन नुमा संरचना पे चारों तरफ क्रीम लगा दिया जाता है। इस क्रीम का नाम होता है स्पर्मिएशियर क्रीम। स्पर्म को रोकने का काम भी करता है। अब देखो यहाँ पर ये जो ढक्कन है ये क्या किया जाएगा, जो फीमेल का ये वाला पार्ट है, ये वाला दिख रहा है, ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे इस ढक्कन को ऐसे अंदर की तरफ यहाँ पे लगा दिया जाएगा। पूरा का पूरा ढक्कन ये यहाँ पे इसको लगा दिया जाएगा अंदर की तरफ, और ये फीमेल खुद लगा सकती है इजीली। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मेल अपने पेनिस को अंदर डालेगा तो क्या यहाँ पर जो सीमन डाल दिए जाएंगे, क्या ये सीमन आगे जा पाएंगे इस रास्ते से आगे? नहीं जा पाएंगे। पहली चीज, क्या इस मेल की जो इस पेनिस है और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है इनकी स्किन आपस में टच होगी कि नहीं होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? देखो ये ढक्कन अंदर है, ठेठ अंदर है, ठीक है, समझ गए? कहाँ है ढक्कन? अंदर की तरफ है, लेकिन क्या ये वाला भाग किसी से ढका हुआ है क्या? नहीं। तो ये वाला भाग और ये पेनिस वाला भाग आपस में टच होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या यहाँ पर एसटीडी रोगों से सुरक्षा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो ये देखो, नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी। समझ गए बात मेरी? किसी को दिक्कत है क्या? और दूसरी चीज, ये ढक्कन अब यूज कर दिया तो वापस धो के दूसरी बार इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? ये ढक्कन जो है ये मैंने प्लास्टिक का ढक्कन है, ये जो ढक्कन है एक बार इस्तेमाल किया, दूसरी बार धो के वापस इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए कौन सा है? रीयूजेबल, वापस उपयोग में लिया जा सकता है। लेकिन कंडोम जो होता है वो कैसा होता है? यूज एंड थ्रो। एक बार यूज किया वापस फेंक दो, बस, दूसरी बार काम का नहीं है। तो कंडोम यूज एंड थ्रो होता है। लेकिन जो डायफ्राम है, सर्विकल कैप है, वॉल्ट है, वो कैसे होते हैं? रीयूजेबल होते हैं। समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोल देना। इनका काम भी यही है कि ये बैरियर की भांति काम करेंगे, स्पर्म बनेंगे, लेकिन उनको आपस में जोड़ने से रोक दिया जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। है किसी को दिक्कत? तो आज अपन यहीं तक करेंगे, आगे वाला नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करेंगे।